आज मैं आपको एक नहीं बल्कि दो ऐसी प्रोग्रेसिवली मोर डिस्टर्बिंग स्टोरीज बताने वाला हूं दुनिया में हुए एयरप्लेन क्रैशेस से रिलेटेड, और इनके साथ जुड़ी हुई बहुत ही ज़्यादा अनफेमस पिक्चर्स और फुटेज वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर इंक्लूड करूंगा। सो मेक श्योर आप इसको एंड तक देखें। बट आज मैंने ज़िंदगी में ना पहली बार बालों के अंदर वैक्स लगाया, और इसको लगाने के बाद मैं एक चीज़ के लिए श्योर हो चुका हूँ कि अगर गलती से कोई मक्खी मच्छर बालों के अंदर घुस गया तो उसको अंदर ही दम तोड़ना पड़ेगा, बाहर निकलना उसके पास ऑप्शन नहीं है। कमाल की चीज़ है ये। खैर, लाइक बटन के साथ साथ सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें। लेट्स डाइव इन। मेरे इस पहले इंसिडेंट को समझने के लिए हमें अमेरिका के फ्लोरिडा में जाना पड़ेगा, जब 1989 में रिचर्ड रसल उर्फ बीबो का जन्म हुआ। बट 7 साल की उम्र में ही बीबो अलास्का शिफ्ट हो चुके थे और उसके बाद उन्होंने आगे की अपनी पढ़ाई वगैरह शुरू करी, लेकिन 2008 तक आते आते वो ग्रेजुएट भी हो चुके थे। और तब कॉलेज में ही रहते हुए उन्हें हाना स्ट्रेसनर नाम की लड़की मिली। इन दोनों का आपस में लव अफेयर चला और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश नजर आ रहे थे। 2011 में हाना और बीबो ने शादी भी कर ली, और इस शादी के बाद अपना घर चलाने के लिए इन दोनों ने एक बेकरी शुरू करी। अपने एक दुकान रेंट पर लेकर अपनी एक बहुत अच्छी सी बेकरी सेटअप करी। बेशक ये बेकरी उनकी बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छा काम था उनका, लेकिन सिर्फ 3 साल तक ये बेकरी चलाने के बाद मजबूरन उनको अपनी ये बेकरी बंद करनी पड़ी। कारण था हाना की फैमिली। हाना चाह रही थी कि वो अपने फैमिली के आसपास वाले इलाके में रहे, वहीं कोई काम धंधा शुरू करे, और बहुत ही दुख के साथ इनको मजबूरन अपनी बेकरी के ऊपर ताला लगाना पड़ा। बेकरी बंद करने के बाद ये दोनों सिएटल शिफ्ट हो चुके थे। अब क्योंकि इनको कोई काम धंधा तो करना ही था अपनी घर बार चलाने के लिए, अपना खर्चा चलाने के लिए, इसलिए बीबो ने सिएटल एयरपोर्ट पर ही ग्राउंड स्टाफ की नौकरी करना शुरू कर दिया। और वहीं नौकरी करते करते होराइजन एयरलाइंस ने उनको अपने अंदर शामिल कर लिया, अपने खुद के स्टाफ में शामिल कर लिया। एयरपोर्ट पर रहते हुए बीबो का काम था सिर्फ लगेज को मैनेज करना। आपने देखा होगा अगर आप कभी एयरपोर्ट पर गए हो तो बहुत सारा ग्राउंड स्टाफ एयरपोर्ट पर काम करता रहता है। जैसे ही कोई प्लेन लैंड होगा या फिर उसको चढ़ना होगा पहले वहां पर, तो सारा का सारा लगेज सभी पैसेंजर्स का या तो प्लेन के अंदर लोड करना है या फिर उसको उससे बाहर निकालना है, और ये सारा काम ग्राउंड स्टाफ करता है। और ऐसा ही काम कुछ अब ये बीबो भी करने वाला था, और नियरली 4 सालों तक बीबो ने काम किया। और उसके बाद होराइजन एयरलाइंस ने, अब क्योंकि बहुत अच्छा पास परफॉर्मेंस रहा था बीबो का, इसलिए होराइजन एयरलाइंस ने इनको एक खास ड्यूटी दी, और वो थी टो टीम। जी हाँ, टो टीम असल में 2 या 3 लोगों की खास टीम होती है जिनका काम होता है खाली जहाज को टैक्सी वे से बाहर निकालकर पार्किंग के अंदर खड़ा करना। अब आप इमेजिन कर रही है, एक जहाज किसी एयरपोर्ट के ऊपर लैंड हुआ है, उसके अंदर से सारे पैसेंजर्स निकल चुके हैं, उसके अंदर से सारा लगेज भी बाहर निकाला जा चुका है। अब क्योंकि वहां वो जगह खाली करनी है उस जहाज को, वहां और कोई जहाज आकर खड़ा होगा, इसलिए उस जहाज को वहां से निकालकर, अगर उसकी कोई आगे की फ्लाइट नहीं है तो उस जहाज को वहां से निकालकर दूर कहीं एयरपोर्ट के अंदर ही किसी हैंगर के अंदर खड़ा किया जाएगा या फिर किसी पार्किंग स्पॉट के अंदर खड़ा किया जाएगा, ताकि और जहाज जो आने वाले हैं उनके लिए जगह बनाई जा सके। और ऐसे जहाजों को खड़ा करने के लिए पायलट्स काम नहीं करते बल्कि टो टीम काम करती है। आपने एयरपोर्ट पर वो टो कार भी देखी होगी जो जहाजों के साथ एक बड़ा सारा वो एक्सल जोड़कर उसके आगे वाले लैंडिंग गियर के साथ जोड़कर उसको धक्का देते हुए कहीं भी ले जाती है, उसको पार्किंग स्पॉट पर लेकर जाती है या फिर रनवे तक लेकर जाती है। और ये जो काम करते हैं इनको कहा जाता है टो टीम। असल में टो टीम के अंदर काम करने वाले लोगों को बहुत ही बेसिक एयरप्लेन के फंक्शन समझाए जाते हैं, क्योंकि इनको प्लेन के अंदर भी जाना पड़ता है। प्लेन के अंदर कॉकपिट के अंदर कुछ बटन्स हैं, कुछ सिस्टम्स हैं जो ऑन करने पड़ते हैं, ताकि वो सेफली किसी भी प्लेन को वहां जगह से निकालकर अपने पार्किंग स्पॉट तक खड़ा कर सकें। और ऐसी ही कुछ ट्रेनिंग बीबो को भी दी गई थी। उसको भी समझाया गया था कि अगर उसको किसी प्लेन को टो करना हो तो उसको प्लेन के अंदर जाना पड़ेगा, कॉकपिट के अंदर जाना पड़ेगा, वहां कुछ बटन्स ऑन करने पड़ेंगे, कुछ लाइट्स वगैरह ऑन करनी पड़ेंगी, और तब जाकर वो किसी प्लेन को हिला सकते हैं। इनफैक्ट बीबो को भी अपने इस काम के अंदर बहुत बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि उसको कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा था। जैसे ही वो किसी भी प्लेन के कॉकपिट के अंदर जाता, और अगर पायलट उस प्लेन के कॉकपिट में तब बैठे होते तो वो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ हर पायलट से पूछने लग जाता कि आप बताइए प्लेन कैसे उड़ाते हैं, कैसे इन सभी फंक्शंस को हैंडल किया जाता है। तो आप बस सोच कर देखिए, पायलट्स जो कि खाली बैठे हैं उस टाइम पर, और क्योंकि बीबो ग्राउंड स्टाफ का था, उन्हीं की एयरलाइंस का, तो वो उसको बताने से मना भी नहीं करते। वो सारा कुछ उसको समझाते रहते थे कि ये बटन दबाएंगे तो ये होगा, जहाज ऐसे उड़ता है, ये थ्रोटल होता है, ये थ्रस्ट पैदा करता है, ये फ्लैप्स कंट्रोल करते हैं। तो बेशक बीबो कोई पायलट नहीं था, लेकिन उसको इतनी जानकारी हो चुकी थी अपनी इस नौकरी में कि एक प्लेन को हैंडल कैसे किया जाता है। इनफैक्ट कई
कई बार तो बीबो पायलट्स के अंदर बैठे हुए भी बहुत सारे ऐसे स्विचेस वगैरह छेड़ते रहना। आपने देखा होगा प्लेन के कॉकपिट के अंदर सैकड़ों ऐसे बटन्स होते हैं, सैकड़ों ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनको बिना जानकारी के छेड़ा नहीं जाता, लेकिन बीबो पायलट्स की मौजूदगी में कोई भी बटन छेड़ देता, कुछ भी उसका फंक्शन छेड़ देता और पायलट्स उसको रोकते भी, लेकिन उसको इन कामों के अंदर मजा आ रहा था। इनफैक्ट एक बार तो बीबो ने बेशक गलती से एक प्लेन को स्टार्ट भी कर दिया था, उसके दोनों इंजन स्टार्ट कर दिए, लेकिन किस्मती से उस टाइम पर प्लेन के कॉकपिट के अंदर पायलट्स बैठे हुए थे। अब जैसे ही पायलट्स ने देखा, उन्होंने तुरंत वो इंजन्स बंद कर दिए और बीबो को डांट भी लगाई। अब एसओपी के अकॉर्डिंग, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, पायलट्स को बीबो की रिपोर्ट आगे एयरलाइन के अंदर करनी चाहिए थी कि उसने ऐसे ऐसे गलती करी है, बट दोनों पायलट्स ने उसकी इस गलती को नजरअंदाज किया, आगे रिपोर्ट नहीं किया और जस्ट ये बात यहीं आई गई हुई। बेशक इस एयरलाइन के अंदर काम करते करते बीबो को बहुत लंबा टाइम बीत चुका था, उसको पहले ही इस काम के अंदर मजा आ रहा था, लेकिन टाइम बीतने के साथ साथ उसको बॉर्डम फील होने लगा। उसको लग रहा था कि उसको काफ़ी कम पैसा दिया जाता है, वो बहुत ज़्यादा डिजर्व करता है क्योंकि उसकी नॉलेज बहुत अच्छी है, वो अपनी सैलरी से कई गुना ज़्यादा काम करता है। लेकिन उसने बात कभी किसी को बताई नहीं, सिर्फ अपने दोस्तों के साथ शेयर किया था। लेकिन उसको एक फ़ायदा ये था, वो हमेशा बस यही कहता कि क्योंकि अब हम स्टाफ हैं तो हमें किसी भी प्लेन के अंदर बैठकर कहीं भी जाना हो तो हमें टिकट के पैसे नहीं देने पड़ते। इनफैक्ट अगर उसको अलास्का में अपने फैमिली के पास भी जाना हो तो वो कभी भी किसी प्लेन के अंदर बैठकर जो अलास्का जा रहा हो, वो उसके अंदर बैठकर बिल्कुल फ्री में अलास्का जाकर अपनी फैमिली के साथ मिलकर आ सकता था। बट जिस इंसिडेंट के लिए मैं स्टोरी कवर कर रहा हूं, वो इंसिडेंट जब 10 अगस्त 2018 के दिन हुआ तो उसके बाद में बीबो के जानने वाले सभी उसके दोस्त, सभी उसके फैमिली मेंबर्स, उनसे पूछताछ की गई और सभी ने बस यही कहा कि आज तक हमें समझ नहीं आया कि बीबो ने 10 अगस्त 2018 के दिन जो किया वो क्यों किया, उसके पीछे का रीजन आज तक किसी को नहीं पता। जी हाँ, 10 अगस्त 2018 की दोपहर 1:35 पर एक छोटा पैसेंजर एयरप्लेन होराइजन एयरलाइंस का ही ये जहाज सिएटल एयरपोर्ट के ऊपर लैंड हुआ और जल्दी वो टैक्सीवे से होते हुए टर्मिनल पर आकर रुका। उसके अंदर जितने भी पैसेंजर्स थे वो सारे बाहर निकले, अपनी अपनी बसेस के अंदर बैठकर अंदर टर्मिनल से होते हुए एयरपोर्ट से एग्जिट ले चुके थे। इसके अलावा इस प्लेन के आते ही ग्राउंड स्टाफ होराइजन एयरलाइंस का वो इस प्लेन के ऊपर लग गया। जितना भी कार्गो इस प्लेन के अंदर था वो सारा कार्गो उन्होंने बाहर निकाला, जो भी लोडर गाड़ियां थी उनके अंदर लोड किया और अंदर टर्मिनल पर बनी हुई बेल्ट के अंदर रखवा दिया। सो ये प्लेन अब बिल्कुल फ्री हो चुका था। लेकिन इस छोटे प्लेन की आगे पूरे दिन के अंदर अब कोई फ्लाइट नहीं होने वाली थी, इसलिए टो टीम को ये बता दिया गया था कि ये जहाज तुमको वहां से निकालकर पार्किंग एरिया के अंदर खड़ा करना है। बीबो और उसके साथी यानी कि पूरी टो टीम ने मिलकर इस प्लेन के आगे लैंडिंग गियर के साथ अपना वो एक्सल जोड़ा और टो गाड़ी जो थी उससे खींचते हुए इस प्लेन को सीधा उस पार्किंग स्पॉट पर लेकर गए, वहां खड़ा भी कर दिया। लेकिन शाम के तकरीबन 7:15 बजे के आसपास बीबो अपनी टो गाड़ी लेकर इस जहाज के पास दोबारा पहुंचा। इस जहाज के आगे वाले लैंडिंग गियर के साथ वो टो गाड़ी दोबारा से अटैच करी और सीधा इस टो गाड़ी के अंदर बैठकर इस प्लेन को खींचते हुए रनवे के पास लेकर गया। अपनी गाड़ी से उतरा, वो जो एक्सल इसने आगे लैंडिंग गियर के साथ अटैच किया था उस एक्सल को खोला, टो गाड़ी को आगे साइड में खड़ा कर दिया। अब खुद जाकर इस प्लेन के अंदर बैठ चुका था। अंदर प्लेन के बैठते ही इसने कुछ जो स्टार्टअप प्रोसीजर होते हैं प्लेन को शुरू करने के, वो स्टार्टअप प्रोसीजर किए। अब जैसे ही ये प्लेन स्टार्ट हुआ तो इसकी इंफॉर्मेशन अंदर जो एटीसी टावर था यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर टावर, वहां बैठे हुए अधिकारियों को पहुंच गई कि ये प्लेन अभी अभी शुरू हुआ है। सो इसके ऊपर इंटरसेप्ट किया उन लोगों ने कि इसका पायलट कौन है और ये प्लेन कहां जा रहा है। आज इसकी कोई भी प्री शेड्यूल्ड फ्लाइट नहीं थी तो इस प्लेन को यहां नहीं होना चाहिए। उन लोगों ने इस प्लेन के पायलट से बात करने की कोशिश करी, बट इस प्लेन के कॉकपिट में बैठे हुए बीबो ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। पीछे से एटीसी टावर वाले रेडियो पर चिल्ला रहे हैं कि हे तुम कौन हो, इस प्लेन को कहां पर लेकर जा रहे हो, ये प्री शेड्यूल्ड कोई फ्लाइट है ही नहीं इसकी, तुम जो भी हो इस प्लेन को वापस इसके पार्किंग स्पॉट के अंदर खड़ा कर दो क्योंकि अभी रनवे भी खाली नहीं है, कोई भी मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। बट बीबो ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, उसने जस्ट अपने कुछ और स्विचेस दबाए और ये प्लेन अब पूरे तरीके से शुरू हो चुका था। अब आप बस सोच कर देखिए, एक एम्प्लॉई होराइजन एयरलाइंस का जिसको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है जहाज उड़ाने का, उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, उसने बस या तो वीडियो गेम्स के अंदर जहाज उड़ाया है या फिर पायलट्स को जहाज उड़ाते हुए देखा है, उसको बस ये पता है कि ये बटन दबाने से ऐसा कुछ हो जाता है, लेकिन उसको कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है। अब ना सिर्फ बीबो ने इस जहाज को शुरू कर लिया था, इसके दोनों इंजन शुरू कर दिए थे, वो जहाज को आगे खिसकाते हुए रनवे के बिल्कुल एंड पर पहुंचा, उसको वहां से वापस यू टर्न लिया। अब बिल्कुल वो तैयार था अपने जहाज को रनवे पर दौड़ाने के लिए और बिल्कुल ऐसा ही उसने कुछ किया। उसने पूरे थ्रॉटल के साथ जहाज के इंजन को पुश किया और ये जहाज बहुत तेजी से रनवे के ऊपर भागते हुए सक्सेसफुली टेक ऑफ भी कर गया। जी हाँ,
कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस नहीं बीबो का, लेकिन फिर भी बीबो ने इस जहाज को टेक ऑफ करवा दिया। अब ना सिर्फ यहाँ पर बीबो ने टेक ऑफ किया, बल्कि पूरे 1 घंटे तक इस एयरपोर्ट के बिल्कुल ऊपर वो अपने जहाज को घुमा रहा है। बहुत परफेक्टली उसने रोल ओवर्स दिए अपने जहाज को, बहुत अच्छी अच्छी बैक फ्लिप्स दिखाई, बहुत तगड़े तगड़े स्टंट्स दिखाए। जी हाँ, ये स्टंट्स इतने ज़्यादा खतरनाक थे कि जो एक्सपीरियंस्ड पायलट थे, जब उन्होंने इस प्लेन को ऐसे करते हुए देखा तो उनको बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि आज तक के वो अपने करियर के अंदर ऐसे कुछ स्टंट्स किसी भी प्लेन के साथ नहीं कर पाए। उनको ये सब कुछ इम्पॉसिबल सा लग रहा था। सभी पायलट्स ने इस प्लेन को देखकर बस यही कहा कि जो भी पायलट इस प्लेन को उड़ा रहा होगा, ऐसा लग रहा है जैसे वो पूरी जिंदगी से बस यही काम करता रहा था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्मूथ था, इतना ज़्यादा परफेक्ट। वो बहुत ज़्यादा लो एल्टीट्यूड के ऊपर आकर ये सारे स्टंट्स परफॉर्म कर रहा था। पूरे इलाके में लोगों ने अपने अपने मोबाइल निकाल कर इस प्लेन को ऐसे शूट करना शुरू कर दिया, जो कि अब एटीसी वालों ने प्लेन के अंदर बैठे हुए बीबो से बात करनी शुरू करी। सबसे पहले एटीसी वालों ने बीबो को समझाना शुरू किया कि देखो बीबो, तुम जहां मर्जी चाहो वहां लैंड कर सकते हो। एयरपोर्ट के सभी रनवे तुम्हारे लिए खाली हैं, और अगर तुम एयरपोर्ट पर लैंड ना करना चाहो तो किसी भी आसपास के खेत में लैंड कर सकते हो। हम तुम्हें प्रोसीजर बताते हैं कॉल पर रहते हुए, आप उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कहीं भी लैंड कर जाओ। बट पलट में बीबो ने रिप्लाई दिया कि मुझे लैंड करना ही नहीं है, मुझे अभी बहुत सारे और भी स्टंट्स परफॉर्म करने हैं, प्लीज आप मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे ऐसे ये जहाज उड़ाने दो। ऊपर का जो नजारा दिख रहा है वो बहुत बहुत ज्यादा कमाल का है, अमेजिंग है, और पहली बार मैं ऐसे प्लेन उड़ा रहा हूं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैं इसको लैंड करने की अभी बिल्कुल भी नहीं सोच रहा। बट थोड़ी देर और बात करने के बाद बीबो ने अपना दुख जताना शुरू कर दिया कि वो कैसे बहुत ज्यादा बर्बाद सा आदमी है। उसने आज तक कभी भी अपनी जिंदगी में कुछ परफेक्ट काम नहीं किया, लेकिन वो बहुत ज्यादा अब खुश है। इस जहाज को उड़ाने के बाद उसको ऐसा लग रहा है जैसे उसने अपनी जिंदगी पाली हो। और इस कॉल के फाइनल मोमेंट्स ने बीबो ने कहा कि मैं एक और बैरल रोल करना चाहूंगा। बैरल रोल मतलब कि जहाज को ऐसे पूरा 360 डिग्री घुमाकर उसको बैरल रोल कहा जाता है। और कहा उसने कि मैं एक बैरल रोल करने के बाद इस जहाज की नाक को नीचे करूंगा और फाइनली ट्राई करूंगा लैंड करने की। रात के 8:45 पर फाइनली बीबो ने उस बैरल रोल को अंजाम दिया। तब तक पूरे आसपास के एयर स्पेस को खाली करवाया जा चुका था, किसी भी फ्लाइट को इस एयर स्पेस में आने की इजाजत नहीं थी। दूसरा 8:46 पर फाइनली सभी ने देखा कि ये जहाज, इसकी नाक अब नीचे हो चुकी है और ये नीचे आ रहा है बहुत तेजी से। और फाइनली 8:46 पर ही ये जहाज नीचे आया, और आते आते सिएटल के साथ मौजूद समुद्र के अंदर एक छोटा सा आइलैंड बना हुआ है। उस आइलैंड के अंदर जाकर इस जहाज सीधा क्रैश कर गया, और इस जहाज के क्रैश होने के साथ ही बीबो इस जहाज के अंदर ही मारा गया। वो एकमात्र इंसान था जो इस प्लेन के अंदर मारा गया, क्योंकि उस आइलैंड पर उसके अलावा उस टाइम पर कोई भी मौजूद नहीं था। आप जरा इस फुटेज और इस रिकॉर्डिंग को ध्यान से देखिए और सुनिएगा, आपको पता लगेगा कि फाइनल मोमेंट्स में बीबो ने क्या बात करी थी एटीसी वालों से, और कैसे उसने एक बहुत ही डिप्रेसिंग तरीके से इस प्लेन क्रैश को अंजाम दिया। I got a lot of people that care about me, and it's going to disappoint them to hear that I did this. I would like to apologize to each and every one of them. Just a broken guy, got a few screws loose, I guess. Never really knew it till now. Just, you know. Squawk 4671. If you go too much further in that direction, I won't be able to hear you anymore. Alright, hey, pilot guy, can this thing do a backflip, you think? I'm gonna land it, like, in a safe kind of manner. I think I'm gonna try to do a barrel roll, and if that goes good, then I'm just gonna nose down and call it a night. ये चीज़ आज भी बिल्कुल एक मिस्ट्री ही है कि कैसे बीबो को एक जहाज़ के बारे में इतनी नॉलेज थी, कैसे वो जहाज़ के इस कॉकपिट में बैठकर जहाज़ को रनवे तक लेकर गया, कैसे उसने जहाज़ को स्टार्ट किया और पूरे अच्छे तरीके से सेफली टेक ऑफ भी किया। ये एक मिस्ट्री है। बहुत सारे लोग आज भी मानते हैं कि बीबो ने इस पूरे काम को अंजाम देने के लिए बहुत लंबे टाइम से प्लानिंग करी थी। उसने बहुत अच्छी खासी जानकारी ली कि प्लेन को कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे उसको टेक ऑफ किया जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब एटीसी वाले बीबो के साथ प्लेन के अंदर बैठकर बात कर रहे थे, तब बीबो उनकी बात सुन तो रहा था, लेकिन उसने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। उसने जस्ट बाद में यही कहा कि जो आप चीज़ बोल रहे हैं वो मुझे पहले से ही पता है, लेकिन मुझे फिर भी एक थोड़ी सी है, मन में कुछ है मेरे भी, और वो ये कि आप में से भी बहुत सारे लोगों ने फ्लाइट सिमुलेटर उड़ाया होगा। मैंने भी बहुत सारी ऐसी फ्लाइट सिमुलेटर की गेम खेली हैं। बेसिक नॉलेज हर किसी को होती है जो भी आमतौर पर प्लेन्स के अंदर ट्रैवल करते हैं, लेकिन
कोई भी इतनी बेसिक नॉलेज के साथ या फिर कोई गेम्स खेलकर इतना परफेक्ट नहीं बन जाता कि वो एक एक्चुअल प्लेन को इस तरीके से टेक ऑफ कर ले। और जब पूरी दुनिया के अंदर बीबो की स्टोरी फैली, लोगों को पता चला कि बीबो ने कैसे अंजाम दिया इस पूरे काम को, तो बाद में पूरे इंटरनेट ने बीबो को द स्काई किंग का नाम दे दिया। मेरी इस दूसरी बहुत ही अनबिलीवेबल इंसिडेंट को समझने के लिए हमें दोबारा से अमेरिका के सैन डियागो एयर स्पेस के अंदर जाना पड़ेगा। और दिन था 25 सितंबर 1978 यानी कि 25 सितंबर 1978 का, जब पैसिफिक साउथ वेस्ट एयरलाइंस का एक बोइंग 727 जहाज सैन डियागो एयर स्पेस के अंदर एंटर हुआ। असल में बोइंग ने अपने इन 727 जहाज़ों को एक बहुत ही यूनिक तरीके से बना कर दिया था सभी कंपनीज को। इसका आगे से वो स्माइली फेस, हंसता हुआ चेहरा से इसके ऊपर डिजाइन किया गया था और उस टाइम का ये जहाज बहुत ज्यादा लग्जरी माना जाता था। कंपनी का ये मोटिव था कि वो अपने इस मॉडल के जहाज से पूरी दुनिया के अंदर अपनी पकड़ बना लेगी। जिसके अंदर बोइंग कामयाबी हुई, उसने इस मॉडल के जहाजों को बहुत हद तक बेचा और लगभग सभी एयरलाइंस इस जहाज को इस्तेमाल भी कर रही थी। दूसरा, जो भी एयरलाइंस के पायलट इस जहाज को उड़ाते तो वो इस जहाज के अंदर बैठते ही अपने सीधा इंटरकॉम से जो भी अंदर सवारियां बैठी होती उनके साथ हंसी मजाक करते और ये चीज सभी पैसेंजर्स को बहुत पसंद आ रही थी। दूसरा, इन जहाजों के अंदर मौजूद एयर होस्टेस को ये समझा दिया गया था कि तुमको बहुत अच्छे से ट्रीट आना है, खासकर मेल पैसेंजर्स के साथ। 25 सितंबर 1978 के दिन भी पैसिफिक साउथ वेस्ट एयरलाइंस का ये जहाज सैन डियागो एयर स्पेस के अंदर एंटर हुआ। इसको उड़ा रहे थे कैप्टन मैकफेरिन और उनके साथ को पायलट उनके फॉक्स। इनको जल्दी ही अपना ये जहाज सैन डियागो एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करना था और जैसे ही इन्होंने सैन डियागो एयरपोर्ट पे मौजूद एटीसी टावर से अपनी मंजूरी मांगी तो उन्होंने साफ कह दिया कि आप इंस्ट्रूमेंटल डाटा के साथ साथ विजुअल डाटा के ऊपर भी गौर करिएगा। अब विजुअल डाटा मैं आपको बता दूं कि देखिए, प्लेन के अंदर जो कॉकपिट होता है उसके ऊपर बहुत सारी स्क्रीन्स लगी होती हैं और उसके ऊपर रियल टाइम डाटा चलता रहता है कि प्लेन की हाइट कितनी है, स्पीड कितनी है, क्या नेविगेशन है, किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, फ्लैप्स वगैरह की सारी जानकारी उसके ऊपर आती रहती है। इसके अलावा जो आगे की विंडशील्ड होती है प्लेन की, उसके अंदर से पायलट को साफ दिखता रहता है कि बाहर क्या चल रहा है और ये जो बाहर चल रहा है इसी को विजुअल डाटा कहा जाता है। सो एटीसी वालों ने साफ तौर पर दोनों पायलट्स को समझा दिया कि इंस्ट्रूमेंटल डाटा के साथ विजुअल डाटा के ऊपर भी गौर फरमाइएगा, क्योंकि अब आपको जल्दी ही डिसेंड शुरू करना है, यानी कि प्लेन को धीरे धीरे कर नीचे लेकर आना है। सुबह 8:59 का टाइम हो चुका था और तभी एटीसी वालों का रेडियो बजा इस पीएसए फ्लाइट के अंदर और जैसे ही पायलट ने उन रेडियो के ऊपर कमांड सुनी तो उनको पता चला कि एक छोटा सा सेसना जहाज है जो अभी सैन डियागो एयरपोर्ट से ऊपर की तरफ उड़ा है और वो उन्हीं की डायरेक्शन में आ रहा है। सो आप तकरीबन 4000 फीट की एल्टीट्यूड को मेंटेन करिएगा। आप अपने पास से इस जहाज को क्रॉस करने दीजिएगा और जब ये जहाज आपको क्रॉस कर जाएगा तब आप एक्चुअल डिसेंट और शुरू करना और आराम से लैंड कर जाओगे। सो दोनों ही पायलट्स को मोटा बता दिया गया था कि एक छोटा सा जहाज है सेसना, वो अभी उड़ा है और इनकी ही डायरेक्शन में आ रहा है। इसके सिर्फ 30 सेकंड के बाद ही दोबारा से पायलट ने एटीसी के साथ संपर्क बनाया और कहा कि हाँ जी, जिस सेसना के बारे में आप बात कर रहे थे वो हमें दिख रहा है और वो धीरे धीरे हमारे पास आ रहा है। दूसरा, एटीसी वालों ने कहा कि हाँ, मेंटेन विजुअल सेपरेशन। अब मेंटेन विजुअल सेपरेशन का मतलब है कि आप जो भी डाटा आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है उसके अलावा आप अपने आप से, मतलब कि आप अंदाजे से लगा लेना कि ये जहाज आपको इजीली क्रॉस कर जाए, कोई भी बीच में भसड़ नहीं चाहिए। असल में जो छोटे वाला जहाज सेसना, ये जो अभी सैन डियागो एयरपोर्ट से उड़ा था, ये एक ट्रेनिंग जहाज था और इसके अंदर फ्लाइट इंस्ट्रक्टर मार्टिन ग्रेनी और साथ में उनके स्टूडेंट डेविड बॉसवेल, ये दोनों इस जहाज के अंदर बैठे हुए थे और अभी इन्होंने सैन डियागो एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया था। अब दूसरी बात, जिस टाइम पर यह सेसना उड़ा था उस टाइम पर एटीसी वालों ने सेसना के पायलट को भी बता दिया था, यानी कि मार्टिन ग्रेनी को भी बता दिया था कि एक पीएसए की फ्लाइट जो यहां पर लैंड होने वाली है वो आपके रूट के अंदर है। सो आप प्लीज अपना विजुअल सेपरेशन मेंटेन करिएगा। अब जिस टाइम पर मार्टिन ग्रेनी को बताया गया तो एक्टिवली उन्होंने उसी टाइम पर देखना नहीं शुरू किया। उनको लग रहा था कि हो सकता है पीएसए फ्लाइट उनसे दूर होगी और जब तक वो यहां तक पहुंचेगी वो आराम से अपने रास्ते से निकल जाएंगे। सो मार्टिन ग्रेनी ने इस बात के ऊपर बिल्कुल भी कुछ खास ध्यान नहीं दिया। इसके कुछ ही मिनटों बाद पीएसए में बैठे हुए दोनों पायलट्स ने देखा कि एक छोटा सा सेसना उनकी तरफ बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते उनके साइड में से क्रॉस हो भी गया। सो अब कोई टेंशन ही नहीं। दोनों पायलट्स ने एक दूसरे को कंफर्म किया कि जो सेसना अभी उन्होंने देखा क्या वो वही सेसना था। सो इन लोगों ने इस बात की श्योरिटी ली और हाँ, ये वही सेसना था। दोनों ने एक दूसरे को कहा। इस सेसना के क्रॉस होते ही पीएसए पायलट ने अपना रेडियो उठाया, एटीसी के साथ संपर्क बनाया और कहा कि आप जिस सेसना के बारे में बात कर रहे थे वो अभी हमारे पास से क्रॉस हो चुका है। और दूसरी तरफ एटीसी वालों ने भी कंफर्म किया कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं।
बट यहाँ उस एटीसी वाले ने इस बात को कंफर्म करना जरूरी भी नहीं समझा कि जो सेसना अभी अभी क्रॉस हुआ है उनके साइड में से, क्या वो वही सेसना के बारे में बात कर रहे थे पहले। बट इन रियलिटी जो दोनों पीएसए पायलट्स ने सेसना को देखा था वो दूसरा सेसना था जो अभी अभी इनके लेफ्ट साइड से क्रॉस करके गया था। असल में जिस सेसना की बात एटीसी वालों ने करी थी, जिसके अंदर मार्टिन केसी और बॉसवेल बैठे हुए थे, वो सेसना तो अभी वहां से टेक ऑफ हुआ ही था, वो अभी 4000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंचा ही नहीं। मतलब पीएसए के अंदर बैठे हुए दोनों पायलट्स को कोई आइडिया नहीं है कि एक असली सेसना नीचे से उड़ता हुआ डायरेक्ट उनकी डायरेक्शन में ही आ रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, एटीसी ने पीएसए पायलट्स को लैंडिंग के लिए क्लियरेंस भी दे दी कि अब हाँ, तुम 4000 फीट की हाइट से डिसेंड करते हुए नीचे रनवे तक आ सकते हो। और उस टाइम पर एट द टाइम ऑफ लैंडिंग आपको पता होगा कि जहाज वैसे तो स्ट्रेट सीधा उड़ता है, बट लैंडिंग के टाइम पर उसकी नाक थोड़ी सी ऊपर हो जाती है और पीछे वाले जो टायर लैंडिंग गियर खुलते हैं वो पहले रनवे को टच होते हैं और वो पोजीशन उस टाइम पर प्लेन को मेंटेन करनी होती है। सो उन्होंने अपनी नाक ऊपर कर ली, उनको कोई आइडिया नहीं, वो जस्ट लैंडिंग के लिए तैयार थे। जैसे ही दोनों पायलट्स ने अपने जहाज की पीएसए जहाज की लाइन नाक को ऊपर किया, उनका व्यू जो नीचे उनको दिखना था, जैसे जो पहले सेशन आया था वो उनको दिख गया, क्योंकि उनका प्लेन जो उस टाइम पर वो सीधा था। लेकिन जैसे उन्होंने नाक ऊपर करी, उनका व्यू नीचे वाला सारा ब्लॉक हो गया, वो ब्लाइंड स्पॉट में जा चुका था। सो वो धीरे धीरे 4000 फीट से नीचे आते हुए 9:01 का टाइम हो चुका था। उस टाइम पर सबसे पहले एटीसी टावर के अंदर बैठे अधिकारी के सामने वो जो स्क्रीन लगी हुई थी उसमें पहली बार अलार्म बजा। लेकिन इस अधिकारी ने अलार्म सिरे से इग्नोर किया। उसको लगा कि सेसना तो क्लियर हो चुका है, वो तो इनको क्रॉस करके जा चुका है, ये बस रडार के अंदर अभी अभी शो हुआ है और ये हो सकता है ट्रैफिक की वजह से हो, क्योंकि आसपास और भी बहुत सारे जहाज उड़ रहे थे। सो इस अधिकारी ने तुरंत पीएसए 182 को कांटेक्ट करने की बजाय बल्कि सेसना को कांटेक्ट किया और कहा कि आपके आसपास पीएसए 182 उड़ रहा है, सो आप प्लीज उसे दूरी मेंटेन करके रखिएगा। लेकिन उसने बताया नहीं कि वो आपकी डायरेक्शन में है, क्या उसकी एल्टीट्यूड, क्या उसका लॉन्गिट्यूड है, वो कितनी दूर है तुमसे, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। और सिर्फ इसके 1 मिनट बाद नीचे से उड़ता हुआ सेसना, जिसके अंदर बॉसवेल और गेसी सवार थे, वो जहाज नीचे से उड़ता हुआ आया। और अब क्योंकि ऊपर जो पीएसए 182 उड़ रहा था उसके लैंडिंग गियर्स खुले हुए थे, जो आगे वाला नोज लैंडिंग गियर था उसके अंदर जाकर सीधा इस सेसना ने टक्कर मारी और ये सेसना जहाज सीधा उस नोज व्हील के अंदर ही अटक गया। और ना सिर्फ अटका बल्कि उस नोज व्हील में फंसने के बाद ये पूरा का पूरा फ्लिप हो चुका था। अब ना सिर्फ ये सेसना जहाज फ्लिप हुआ था बल्कि ये फ्लिप होकर इस पीएसए 182 जहाज के राइट विंग पर जाकर चिपक भी चुका था। चिपकने के सिर्फ 10 सेकंड्स के अंदर ही ये सेसना जहाज 2 हिस्सों में टूट चुका था। पीछे वाला हिस्सा जिसके अंदर बॉसवेल सवार थे, वो स्टूडेंट, वो हिस्सा अलग टूटकर नीचे जा गिरा, जबकि दूसरा आगे पायलट वाला हिस्सा जो कॉकपिट वाला हिस्सा था वो अभी भी इस पीएसए 182 के साथ चिपका हुआ था। अब आप सोच कर देखिए, जब वो पीछे वाला हिस्सा, टेल वाला हिस्सा गिरा होगा जिसके अंदर बॉसवेल थे, वो किस स्पीड से नीचे गिरे होंगे। और अभी भी मार्टिन केजी वो इस राइट विंग के साथ चिपके हुए थे। सेसना के अंदर भरा हुआ फ्यूल सारा लीक करने लगा। अब क्योंकि फ्यूल लीक हो रहा था, इसने आग पकड़ ली और एक बहुत बहुत जोर का धमाका हुआ। ये धमाका सेसना को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी था। और जैसे ये धमाका इस पीएसए 182 फ्लाइट के अंदर बैठे हुए दोनों कैप्टन्स, दोनों पायलट्स, उन्होंने सुना तो सबसे पहले मेन कैप्टन मैकफेरन की आवाज़ आई, ईजी ईजी बेबी ईजी, ऐसे उन्होंने बोला। ये रिकॉर्डिंग आज भी एटीसी के पास है। और तब मैकफेरन ने घूमकर फॉक्स से बात करी कि कितना नुकसान हुआ है जहाज़ को। तब फॉक्स ने बताया मैकफेरन को कि हमारा जहाज़ हद से ज़्यादा खतरे के अंदर आ चुका है। मैकफेरन और फॉक्स समझ चुके थे कि अब इनके साथ क्या होने वाला है। इन दोनों ने अपने अपने जो आगे वो इनके कंट्रोलर स्टिक्स थे उनको बहुत ज़ोर से पकड़ा। मैनुअली वो जहाज़ को ग्लाइड कर रहे थे और उनको पता था कि आगे अब होने भी क्या वाला है। उन लोगों ने तुरंत एटीसी के साथ संपर्क बनाया और कहा कि हम बहुत तेज़ी से नीचे आ रहे हैं। दूसरी तरफ एटीसी वालों ने रिप्लाई किया कि कोई इशू नहीं है, आप जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट की तरफ आइए, आपके लिए सारे रनवे हमने क्लियर कर दिए हैं, जिस मर्जी रनवे के ऊपर आप लैंड कर जाइए, नीचे सभी इमरजेंसी इक्विपमेंट्स रेडी हैं आपकी हेल्प करने के लिए। हमें पता है एक भयंकर टक्कर हो चुकी है, नुकसान हो चुका है, आप ईजिली नीचे लैंड कर जाइए। बट सोच कर देखिए, आपकी पहले पीएसए 182 की नाक जो कि ऊपर थी वो लैंडिंग की पोजीशन के अंदर था, लेकिन अब उसकी नाक झुककर नीचे आ चुकी थी क्योंकि उसके राइट विंग वाला इंजन वो ब्लास्ट कर चुका था। ना सिर्फ वो ब्लास्ट हुआ बल्कि उसका जो पंख था वो भी टूट चुका था। लेकिन अभी भी वो ये सेसना बड़ा जिद्दी था यार, ये अभी भी उसके साथ चिपका हुआ था। 300 मील की स्पीड से, 300 मील प्रति घंटे की स्पीड से
वो जहाज PSA 182 उसकी नाक पहले तो नीचे की तरफ हुई और सीधा अब नीचे ग्राउंड की तरफ जाने लगा बजाय एयरपोर्ट पर जाने के। और फाइनल जो वर्ड थे मैकफेरन पायलट के ATC के लिए, उन्होंने कहा कि दिस इज इट बेबी, वी आर गोइंग डाउन। ब्लैक बॉक्स के साथ कनेक्शन खत्म होने तक उसकी सारी रिकॉर्डिंग्स जब बाद में सुनी गई तो उसमें पता चला कि अपने फाइनल वर्ड्स ATC को बोलने के बाद दोबारा से मैकफेरन ने अपना लोकल इंटरकॉम उठाया जिसमें वो पैसेंजर्स के लिए अनाउंसमेंट कर रहे थे। उसमें अनाउंसमेंट में उन्होंने कहा कि प्लीज़ अपने अपने जो सीट बेल्ट है, पेटी बेल्ट है, आप उसको जल्दी से टाइटली बांध लीजिएगा। और इस टाइम तक जितने भी लोग उस जहाज़ के अंदर बैठे हुए थे उन सभी को पता लग चुका था कि उनके साथ क्या होने वाला है। सो सभी ने बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन लास्ट मोमेंट, जो लास्ट वर्ड था, जो लास्ट फ्रेज था पूरा ब्लैक बॉक्स के अंदर जो रिकॉर्ड हुआ, उसमें कोई था जो इस कॉकपिट के अंदर, ये जो कॉकपिट था आगे पायलट वाला, उसकी आवाज़ पहचान में नहीं आई, लेकिन कोई था जिसने कहा था आई लव यू मॉम। इसके बाद ब्लैक बॉक्स का कनेक्शन खत्म हो चुका था। सुबह 9:03 पर PSA 182 सीधा नाक के बल सैन डिएगो के नॉर्थ पार्क इलाके में जमीन से टकराया और वहीं पर ब्लास्ट हो चुका था। जिस टाइम पर ये जहाज टकराया उस टाइम पर भी इसके अंदर हजारों लीटर तेल अभी भी बचा हुआ था। और जैसे ये टकराया उस टाइम पर एक भयंकर धमाके के साथ बहुत बड़ा आग का गुबार पूरे आसमान में फैल चुका था और इसकी आवाज़, इसके जो झटके थे वो 2 मील दूर तक फील किए गए। बहुत जल्दी से रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। पुलिस की गाड़ियाँ, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और जो भी वहाँ पर लोकल NGO थे सभी मौके पर पहुँच चुके थे अपना अपना सारा तामझाम लेकर। और जो लोगों ने मंजर देखा वो सच में बहुत बहुत दिल दहला देने वाला था। ये एक्सीडेंट कितना भयंकर था इसका अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए कि मोस्टली तो पैसेंजर्स उस आग के अंदर जलकर राख हो चुके थे, लेकिन जो बच गए थे, जो अभी तक जले नहीं थे, मौत तो उनकी भी हो चुकी थी, लेकिन जिनकी बॉडी नहीं जली थी वो नॉर्थ पार्क के अंदर जो पेड़ मौजूद थे, जो पेड़ खड़े थे बड़े बड़े, उन पेड़ों के ऊपर बॉडीज लटकी हुई थी जली हुई हालत के अंदर। टोटल 144 लोग इस हादसे के अंदर मारे गए। 135 लोग वो जो इस PSA 182 के अंदर मौजूद थे, इंक्लूडिंग सारा कैबिन क्रू और पैसेंजर्स। तो वो जो सेसना के अंदर सवार थे यानी कि मार्टिन गेजी और बोजवेल, और 7 बेचारे वो लोग जो नॉर्थ पार्क में उस टाइम पर घूमने के लिए आए हुए थे और उनके ऊपर सीधा आकर ये जहाज गिरा। इस पूरे एक्सीडेंट के इन्वेस्टिगेशन तकरीबन 1 साल तक चली और इसका रिजल्ट बस यही निकला कि इस भयंकर ट्रेजेडी का जिम्मेदार PSA 182 का फ्लाइट क्रू था, क्योंकि जिस टाइम पर ATC वालों ने उनको बताया था कि सेसना आपकी तरफ आ रहा है, उस टाइम पर उन्होंने एक सेसना देखा था, लेकिन वो लोग श्योर नहीं थे कि क्या यही सेसना है जिसके बारे में ATC वाले बात कर रहे थे। अगर वो लोग कंफ्यूज थे क्योंकि उनकी रिकॉर्डिंग सुनी, बाद में ब्लैक बॉक्स के अंदर उनकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद थी, उस रिकॉर्डिंग के अंदर साफ तौर पर ये सुना जा सकता था कि वो दोनों पायलट आपस में कंफ्यूज दिख रहे हैं कि क्या उन्होंने सही सेसना को देखा है कि जो यहाँ से अभी क्रॉस हुआ है या फिर कोई और भी आने वाला है। अगर वो लोग कंफ्यूज थे तो वो सीधे तौर पर ATC वालों से पूछ सकते थे, बट ATC वालों से पूछने की बजाय इन लोगों ने जस्ट अंदाजा लगाया कि हाँ यही तो होगा जो अभी उनके साइड में से गया है, लेकिन वो दूसरा सेसना था। जिस टाइम पर सैन डिएगो के आसमान के ऊपर वो दोनों जहाज आपस में टकराए थे, उस टाइम पर एक सैन डिएगो का ही रहने वाला फोटोग्राफर, उसके हाथ में कैमरा मौजूद था और उसने जब आसमान में देखा कि 2 जहाज आपस में टकरा चुके हैं, 4000 फीट की ऊंचाई कोई ज़्यादा नहीं होती, वहाँ नीचे से दिखता है कि हाँ 2 जहाज आपस में टकरा चुके हैं और एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है ऊपर जहाज के एक पंख के अंदर। तो तुरंत उस फोटोग्राफर ने 2 फोटोज क्लिक करी इस पूरे एक्सीडेंट की, जो आज तक बहुत बहुत ज़्यादा इनफेमस हैं। आप भी देख लीजिए उस टाइम पर जो रियल फोटो, एक्चुअल फोटो जो क्लिक की थी उस फोटोग्राफर ने। सो दैट्स इट फॉर टुडे। 2 स्टोरीज मैंने आपको बताई। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि हमारे भारत में जो वो बहुत ही दुखद एयर इंडिया का जो एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में स्टोरी कवर करूं। देखो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब तक मुझे उसकी कोर डिटेल्स नहीं मिलेंगी तब तक मैं स्टोरी वो कवर नहीं करूंगा। बेशक बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज बना कर अपना एक नया लॉ सेट किया है, लेकिन मुझसे वो नहीं होता, मुझसे नहीं होता। मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है ट्रेंडिंग टॉपिक्स को उठाने की। जब तक कोर डिटेल्स उस एक्सीडेंट की नहीं मिलेंगी, फॉर श्योर मैं उस चीज़ को कवर करूँगा, उस बहुत ही भयंकर ट्रेजेडी को मैं ज़रूर कवर करूँगा। लेकिन थोड़ा वेट और थोड़े से और चीज़ें साफ़ हो जाएं कि एक्चुअल में क्या हुआ था, तब हम उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो सच में दिल तोड़ देते हैं, जिनमें से 2 इंसिडेंट आज मैंने आपको बताए। आप मुझे बताइए कि आपको इनमें से कौन सा ज़्यादा सबसे भयंकर लगा। वो पहले वाला जिसमें बेचारे बीबो ने वो जहाज़ लेकर आसमान में घूमता रहा, स्टंट्स परफॉर्म किया और एट द एंड जाके उसने वो जहाज़ अपना क्रैश कर दिया, उसके अंदर वो मारा गया, या फिर ये दूसरा इंसिडेंट जिसके अंदर नियरली 144 लोग मारे गए, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट था। खैर आप मुझे बताइए। और अगर आपको इन दोनों ही एक्सीडेंट्स की
एक्चुअल फुटेज जो कि मैंने यहाँ तो दिखा दी, लेकिन इसका एक पूरा वर्जन है जो कि मैंने पहले से ही मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल के अंदर डाल दिया है। आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर लें। वहाँ पर आप मुझे पर्सनली मैसेज करके किसी भी वीडियो से रिलेटेड बैक स्टोरी, फुटेज और फोटोज ले सकते हैं। जो पॉसिबल होता है वो मैं ब्रॉडकास्ट चैनल के अंदर ही डाल देता हूँ, लेकिन कई बार कम्युनिटी गाइडलाइंस लग जाती हैं और मुझे बैन कर देते हैं इंस्टा वाले। सो पर्सनली ले लेना यार, कोई दिक्कत नहीं है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टाग्राम का। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट रूपाली निश्चल को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।